हेलो दोस्तों, स्टडी विद राहुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने समीक्षा अधिकारी RO ARO के लिए और इलाहाबाद हाई कोर्ट RO ARO के लिए हमने एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी है, जिसका ये पार्ट हमारा थर्ड है। जितने भी आगामी एग्ज़ाम हैं जहाँ पर GS आती है, सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं, ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आप हमारे साथ शुरू से लेके लास्ट तक बने रहिएगा। जब भी ये RO का और ARO का एग्ज़ाम होएगा, हम कंटिन्यू इस सीरीज को स्टार्ट करेंगे। हमें जो भी लगता है कि हमें यूपी स्पेशल पढ़ाना है, तो अलग से यूपी स्पेशल के लिए भी वीडियो लेके आएंगे, रीजनिंग के लिए भी लेकर आ सकते हैं और कंप्यूटर के लिए भी लेके आएंगे। तो आइए दोस्तों, हम पहले 2 वीडियो में 50 क्वेश्चन का डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा 51 क्वेश्चन है। ये टेस्ट फर्स्ट का तीसरा पार्ट है। आइए दोस्तों, क्या है पहला क्वेश्चन। इस सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से हमें मैच करना है। फतेह सागर झील ये कहाँ पर है, खुरबताल बताना है कहाँ पर है, मानस झील बताना है और लोनार झील कहाँ पर है। तो ये दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं लोनार झील। तो ये कहाँ पड़ती है, हमारी महाराष्ट्र में पड़ती है। हम बात कर लेते हैं मानस बल झील। तो ये मानस बल झील है, ये हमारी जम्मू कश्मीर में पड़ती है। तो हम देख सकते हैं डी का तीसरा है, डी का थर्ड है, और कौन सा है, सी का फोर्थ है, और सी का फोर्थ है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा हमारा। और फतेह सागर झील कहाँ पड़ती है, फतेह सागर झील पड़ती है हमारी राजस्थान में पड़ती है, और खुरबताल कहाँ पड़ती है, ये उत्तराखंड में। तो 51 का आंसर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये हमें बताना है। फलों का स्वर्ग किसको बोला जाता है, नेत्राहट को बोला जाता है, भारत का डेट्राइट्स मसूरी को बोला जाता है, पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को बोला जाता है, और मलय का देश मैसूर। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें बताना है इसमें कौन सा सही है। देखिए, जो फलोद्यान का स्वर्ग है वो सिक्किम को बोला जाता है, ये हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा सिक्किम हो जाएगा। भारत का डेट्राइट ये किसको बोला जाता है, तो पीथमपुर को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, पीथमपुर को बोला जाता है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर, ये हमारा बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन। और मलय का देश किसको बोलते हैं, मलय का देश बोलते हैं कर्नाटक को। मलय का देश किसको बोलते हैं दोस्तों, कर्नाटक को बोलते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर। आप देख सकते हैं फलोद्यान का स्वर्ग सिक्किम है, भारत का डेट्राइट्स पीथमपुर है, और पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है चेंचू जनजाति कहाँ पर पाई जाती है। अगर हम चेंचू जनजाति की बात करते हैं तो ये कहाँ पाई जाती है, उड़ीसा में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, ये मल्टीपल एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये बार बार घूम के क्वेश्चन आता रहता है। तो अभी करते हैं इसको। हमें आविष्कार दे रखा है और आविष्कारक का नाम दे रखा है। विटामिन की खोज किसने की थी, ये फंक ने की थी। विटामिन बी की मैकुलर ने, विटामिन सी की फिटाजाटो ने, और विटामिन के कार्ल हेनरी हर्क ने की थी। हमें बताना इसमें कौन सा गलत है। अगर हम बात करते हैं तो विटामिन की खोज किसने की थी, फंक ने, ये हमारा बिल्कुल सही है। विटामिन बी तो इसकी मैकुलर ने की थी, ये भी हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर हम विटामिन सी की बात करते हैं, सी इस तरह से बना होता है ना, तो एक होल सा बन रहा है, तो विटामिन सी की खोज किसने की थी, होलकर ने की थी। हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। अगर हम विटामिन के की बात कर लेते हैं तो हेनरी हक ने की थी। किसने की थी, हेनरी हक ने, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। विटामिन सी देखो इस तरह से बना होता है, तो ये होल की तरह बना हुआ है, तो होलकर ने की थी विटामिन सी की खोज। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं विटामिन की खोज फंक ने, विटामिन बी मैकुलर ने, विटामिन सी होलकट ने, और विटामिन के कार्ल हेनरी हक ने की थी। अगला क्वेश्चन है 54 5।
शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कौन सी होती है? देखो, शरीर से हृदय की ओर लेके आ रहे हैं तो उन्हें क्या बोलेंगे? जैसे शरीर से हृदय की, तो शिराएं बोलेंगे इनको। क्या बोला जाता है इनको? शिराएं बोला जाता है, जो शरीर से हृदय की ओर रक्त को लेके आने वाहिनियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है 56। क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत मुस्लिम आबादी रहती है? देखिए, बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कितने परसेंट मुस्लिम आबादी रहती है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा 19.26%। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कितने परसेंट मुस्लिम आबादी है? 19.26% आबादी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय रस में पाया जाता है? देखिए, अग्नाशय रस में जो एंजाइम पाया जाता है वो पाया जाता है हमारा, कौन सा पाया जाता है? तो ये होता है हमारा लाइपेज। कौन सा होता है? लाइपेज। अग्नाशय रस में पाए जाने वाला एंजाइम हमारा क्या होता है? लाइपेज होता है, टिप्सिन होता है और इमाइलेज होता है। ये तीन तरह के एंजाइम पाए जाते हैं अग्नाशय में। इसमें टिप्सिन हो जाएगा, टिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज, ये हमारे अग्नाशय में तीनों एंजाइम पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। विभिन्न ऊतकों और कोशिकाओं के बीच स्थित अंतरकोशीय अवकाशों में पाए जाने वाले हल्के पीला द्रव क्या कहलाता है? अगर हम ऊतक और कोशिका की बात कर लेते हैं तो इनके बीच में एक लसी का द्रव पाया जाता है जो हल्के पीले रंग का होता है। तो ऊतक और कोशिकाओं के बीच में कौन सा द्रव पाया जाता है? लसी का द्रव पाया जाता है। ये कैसा होता है? हल्के पीले रंग का होता है। देखिए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 59। निम्नलिखित में कौन मोनोसैकराइड नहीं है? इतना है, कौन से मोनोसैकराइड नहीं है? देखिए, जो ये मोनोसैकराइड होता है ये कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था होती है। मोनोसैकराइड क्या होता है? ये मोनोसैकराइड कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था होती है। इसमें क्या होता है? ग्लूकोज होता है, ग्लाइकोज होता है। क्या क्या होता है इसमें? ग्लूकोज होता है और ग्लाइकोज होता है। ग्लूकोज होता है, ग्लाइकोज होता है और इसके अंदर क्या होता है? और फैक्टोज होता है। ग्लूकोज, ग्लाइकोज और फैक्टोज। इसके अंदर क्या नहीं पाया जाता है? माल्टोज नहीं पाया जाता है। ठीक है। कौन सा मोनोसैकराइड नहीं है? तो माल्टोज जो होता है ये मोनोसैकराइड नहीं होता है। क्या क्या होता है? फैक्टोज होता है, ग्लाइकोज होता है और लैक्टोज होता है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। इसमें क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से कौन सा पेट की अम्लता को दूर करने में प्रयोग किया जाता है? अगर हम पेट की अम्लता को दूर करना है तो इसमें हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? तो सोडियम बाई कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। किस चीज़ का? सोडियम बाई कार्बोनेट का। इसको खाने का सोडा भी बोला जाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है NaHCO3 होता है। क्या होता है? NaCO3। खाने का सोडा है सोडियम बाई कार्बोनेट। ये पेट की अम्लता को दूर करने के काम में आता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। देखिए, खाने का सोडा सोडियम बाई कार्बोनेट Na पेट की अम्लता को दूर करने एवं अग्नाशय में यंत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है।
देखिए 61 क्वेश्चन है, जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है तो उसे क्या कहा जाता है। देखिए ये तरंग की गति है और जो कण हैं कंपन करने वाले ये एक दूसरे क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। तो इस अवस्था को क्या कहते हैं, तो इसको अनुप्रस्थ तरंगीय कहा जाता है। जब कण और गति, कोई तरंग गति है वो गति कर रही है और माध्यम के कण, जो माध्यम के कण होंगे एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तो उन्हें क्या बोलेंगे हम, अनुप्रस्थ तरंगीय बोला जाता है इसको। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 62, देखिए निम्नलिखित में से थोक मूल्य सूचकांक के बारे में हमें बताना है। थोक मूल्य सूचकांक क्या होता है, तो CSO द्वारा प्रकाशित किया जाता है। थोक मूल्य सूचकांक को क्या CSO द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ये हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। यह भारत में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला मुद्रास्फीति संकेत है, ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यह थोक व्यवसायों द्वारा अन्य व्यवसायों को बेचने गए और थोक में व्यापार किए गए सामानों की कीमतों में बदलाव को मापता है। ये क्या बोल रहा है, ये थोक व्यवसायों द्वारा अन्य व्यवसायों को बेचे गए और थोक में व्यापार किए गए सामानों की कीमतों में बदलाव को मापता है, तो ये बिल्कुल सही है। यानी ये बेचे गए व्यापारों के सामानों की कीमतों में बदलाव को मापता है, ये बिल्कुल हमारा सही है। नहीं तो ये क्या होता है, थोक मूल्य सूचकांक, यानी बी और सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये रहा ऑप्शन बी और सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। 63 क्वेश्चन है, क्या मुद्रास्फीति के कारण है, मतलब मुद्रास्फीति कैसे होती है, महंगाई कैसे होती है, कौन कौन से कारण उसके लिए ज़रूरी हैं, उनको मैं बताना है। यानी कोष्ठपुल मुद्रास्फीति, कोष्ठपुल मुद्रास्फीति, इसका क्या है, ये कोष्ठपुल मुद्रास्फीति है, ये बिल्कुल सही है। अवमूल्यन, ये बिल्कुल भी सही है। नीतियाँ और नियम, ये भी हमारा बिल्कुल सही है, यानी इसके सभी ऑप्शन हो जाएंगे। मुद्रास्फीति के लिए कोस्टफुल इन्फ्लेशन, ये बिल्कुल सही है। और डिवैल्यूएशन, अवमूल्यन करना, बस यानी मूल्य का गिराना, ये बिल्कुल सही है। नीतियाँ और नियम, ये भी हमारा बिल्कुल सही है, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। मुद्रास्फीति के लिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट कारण है। देखिए हम समझ सकते हैं यहाँ पर मांग पुल मुद्रास्फीति क्या होती है। देखिए मांग पुल मुद्रास्फीति होती है यह तब होती है जब वस्तु और सेवाओं की मांग अर्थव्यवस्था की उन मांगों को पूरा करने की क्षमता से अधिक होती है। मांग पुल मुद्रास्फीति होती है, यह तब होती है जब वस्तु और सेवाओं की मांग अर्थव्यवस्था की उन मांगों को पूरा करने की क्षमता से अधिक होती है। यानी हमारे पास वस्तु और क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वस्तु हमारे पास ज़्यादा है और सेवाओं की मांग अर्थव्यवस्था की उन मूल्यों को पूरा करने की क्षमता से अधिक होती है। यानी हमारे पास डिमांड है 10 वस्तुओं की और हमारे पास वस्तु कितनी है, 20 वस्तुएं, तो इसे क्या बोलेंगे, मांग पुल मुद्रास्फीति बोलेंगे। अगर हमें डिमांड 10 की है और हमारे पास वो आर्टिकल ज़्यादा है तो उसे क्या बोलेंगे, मांग पुल मुद्रास्फीति बोलेंगे। मूल्य बढ़ोतरी मुद्रास्फीति और अवमूल्यन, नीति और नियम, ये हमारे क्या थे, सभी पॉइंट थे इसके लिए। अगला 64, हमें सही क्रम बताना है इसके अंदर। इनका क्रम किस तरह से है, इनको हमें बताना है। मैच, कौन सी योजना कब लागू की गई थी, ग्रामोदय से भारत उदय, नमामि गंगे योजना, सेतु भारतम योजना और उदय योजना। अगर हम बात कर लेते हैं ग्रामोदय से भारत उदय योजना, ये अप्रैल 2016 में स्टार्ट की गई थी। कब की गई थी, 2016 में अप्रैल में। नमामि गंगे, इसको 2014 में स्टार्ट किया गया था। भारत
सेतु भारतम योजना, इसको 2016 में स्टार्ट करा गया था 4 मार्च को। ये अप्रैल में थी और ये मार्च में थी। उदय योजना 2015 में थी। यानी पहले कौन सा हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब इसको हम मैच करके लिख सकते हैं, ये मार्च में है, ये अप्रैल में है। ठीक है, इन सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आएगा। बी, डी, सी, उसके बाद में कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, ग्रामोदय भारत उदय, ये अप्रैल 2016 में थी। नमामि गंगे 2014 में थी। सेतु भारतम योजना 2016 में थी। उदय योजना 20 नवंबर 2015 में थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। CRR क्या है। हम देखिए CRR की बात करते हैं, जो RBI होता है और जो दूसरे बैंक होते हैं, तो जो बैंक होते हैं वो RBI के पास अपना कुछ पैसा जमा करते हैं। यानी हम बैंक में जैसे पैसा जमा करने गए, तो जो पैसा होगा उसका 4%, यानी 100 रुपये पर 4 रुपये, ये जो बैंक होते हैं ये RBI के पास जमा करते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है, कैश नकदी आरक्षित अनुपात, ये कैश रिजर्व रेशो बोला जाता है। इस पर ब्याज नहीं मिलता है, यानी RBI बैंक को इस पैसे पर कोई ब्याज नहीं देती है और ये अप्रोक्सीमेट 4% के आसपास होता है। नकद रूप में देखो CRR क्या होता है, नकद रूप में रखी गई बैंकों की जमा राशियों का एक प्रतिशत है। तो ये हमारा बिल्कुल सही है। एक अनिवार्य रिजर्व है जिसमें वाणिज्य बैंकों को खुद को बनाए रखना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें ये सब ये गलत हो जाएगा। यह एक दंडात्मक दर है जिस पर बैंक सभी उधार सहायता से पूरा तरह से समाप्त होने पर RBI से पैसे उधार लेते हैं। तो ये भी हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सर्वाधिक विधानसभा सीटें रखता है। सबसे अधिक विधानसभा सीटें कौन रखता है, प्रयागराज रखता है। इसके पास कितनी सीटें हैं, ये 12 सीटें हैं। अगला है, राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे। तो चौधरी नारायण सिंह थे राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश में सबसे छोटी सीमा वाला राज्य है। तो सबसे जो छोटी सीमा लगाता है उत्तर प्रदेश, वो किसके साथ लगाता है, हिमाचल प्रदेश के साथ लगाता है। किसके साथ लगाता है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के साथ लगाता है। और सबसे ज़्यादा किसके साथ लगाता है, ये उत्तर प्रदेश। देखो सबसे कम सीमा जो लगाता है उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश के साथ लगाता है, और सबसे ज़्यादा जो सीमा लगाता है वो मध्य प्रदेश के साथ लगाता है। और जो सबसे पूर्वी जिला है उत्तर प्रदेश का वो कौन सा है बताइए, वो बलिया जिला है। आगे, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व क्या है। तो उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, 829 है। कितना है, 829 है। उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता कितनी है। जो उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता है 77.30% है। ये तो एक लाइन क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप बड़े आसानी से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रदूषण के कौन से कारण हैं। हमें बताना है प्रदूषण के कौन कौन से कारण हैं। देखिए, तेजी से शहरीकरण ये प्रदूषण का एक सबसे बड़ा कारण है। वाणिज्य औद्योगिक अपशिष्ट, जो वाणिज्य औद्योगिक है उनके जो अपशिष्ट निकलते हैं ये भी सबसे बड़ा कारण है। जंगल में आग लग जाना ये भी सबसे बड़ा कारण है प्रदूषण का। ये क्या हो जाएगा इसका, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नीचे संकल्पना सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की? तो नीचे संकल्पना सबसे पहले किसने इसको प्रस्तुत किया था बताइए? तो इसको ग्रीनलेल ने नीचे संकल्पना को प्रस्तुत किया था। देखिए नीचे ये होता क्या है, यानी कोई भी पारिस्थितिकी क्षेत्र होता है ना, एक प्रजाति द्वारा अधिकृत जो स्थान होता है उसे क्या बोलते हैं? नीचे। किसी भी एरिया में कोई प्रजाति है वो कितना स्थान घेर रही है उसको क्या बोलेंगे? नीचे। ये संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? ग्रीनलेल ने प्रस्तुत किया था। यानी किसी भी क्षेत्र में किसी जाति के द्वारा जितना पर्यावरण स्थल को घेरा जाता है उसे क्या बोला जाता है? नीचे बोला जाता है। 73 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानक किसी जल स्रोत के जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा को दर्शाता है? तो घुली हुई ऑक्सीजन, जल में घुली हुई ऑक्सीजन क्या करती है? ये जल स्रोत में जल की घुली ऑक्सीजन मात्रा को दर्शाता है। यानी जल में ऑक्सीजन की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी उसकी गुणवत्ता जल की उतनी ही अच्छी होगी। अगला क्वेश्चन है, हमें इसमें गलत बताना है कौन सा हमारा गलत है। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद ये शाहजहाँपुर में है। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान कहाँ पर है? ये लखनऊ में है। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। इसमें बताना है हमें गलत कौन सा है। देखिए सी इसमें हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये देहरादून में नहीं है, ये कहाँ पर है? हमारा शिमला में है। कहाँ पर है ये? शिमला में। ठीक है। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद कहाँ पर है? शाहजहाँपुर में। ये दोस्तों आर एग्जाम में ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन है। और लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में है। इन दोनों क्वेश्चन को आपको याद रखना है। अगर शोध परिषद पूछेगा तो कहाँ पर पड़ती है? शाहजहाँपुर में पड़ती है। और लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान कहाँ पर है? ये लखनऊ में है। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये शिमला में है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर पड़ता है? ये बेंगलुरु में पड़ता है। और ये अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है। क्या क्वेश्चन है? पारंपरिक निर्वाण खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? अगर हम पारंपरिक तरीके से खेती करते हैं पारंपरिक तरह से तो इसमें क्या है? मानसून जिम्मेदार होता है, मिट्टी की उर्वरकता ये भी फायदेमंद होती है, पर्यावरण की स्थिति, ये तीनों ही फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं एक खेती को करने के लिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी।